जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इसके पहले हमने एसएससी एमटीएस 2022 के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था। इसके पहले के लेक्चर में, यानी जो 2022 में आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमटीएस में आए हुए थे, उनका डिस्कशन किया था और आज हम उसी में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप जैसा कि ऊपर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस 2021 यानी एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, उनकी सबकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा, फिर लिखा खाली स्थान होती है। कहने का मतलब 4 कूलाम आवेश, यानी आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन समझो, क्यू बराबर आपको दिया गया है 4 कूलाम और जो विभव है यानी V का मान आपको दिया गया है 6 वोल्ट। अब ध्यान से समझना, कह रहा है बिंदुओं तक ले जाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए देखो कार्य का एक फार्मूला होता है, V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो आपको कार्य का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, W बराबर V इंटू क्यू, यानी विभव का और आवेश का गुणा करा दीजिए तो वही आपकी कार्य का मान हो जाएगा। तो W बराबर V का मान आपको कितना दिया गया है 6 वोल्ट, इंटू क्यू का मान कितना दिया गया है 4, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 24 और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका फार्मूला होता है W बराबर VQ। अब देखो इसी में कभी कभार आपको W दिया जाएगा तब आपसे विभव पूछा जाएगा तो लगा देना V बराबर W/Q। ठीक, यानी इन 3 चीजों में आपको 2 चीजें दी जाएंगी और एक पूछेगा, कभी V पूछेगा, कभी W पूछेगा, कभी Q। तो जो भी पूछा जाए इसी फार्मूले से आप कन्वर्जन करके कर सकते हो। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। अब ध्यान से समझो, पहला लिखा है फ्यूज, तो फ्यूज का तो आप समझ गए होंगे, फ्यूज तो हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं एलिमेंट, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। सेल से कोई लेना देना नहीं। स्विच, स्विच क्या होता है, बटन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी ये करंट को रोकने अथवा चालू करने का काम करता है कौन, स्विच। सेल क्या होता है, सेल ऊर्जा देने के काम आता है, यानी करंट जब दिया जाता है। और फ्यूज का काम क्या होता है, देखा होगा घरों में फ्यूज लगा होता है, यानी जब भी अचानक पावर बढ़ जाए या घट जाए तो उसको संतुलन की अवस्था को बनाए रखने के लिए किसका काम किया जाता है, फ्यूज का। और इसमें पूछा गया इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है, तो जो उसकी कुंडली होती है वो कहलाती है एलिमेंट। ठीक, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा लिखा है, यदि U वस्तु की दूरी है, ठीक, V प्रतिबिंब की दूरी है और F गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई यानी फोकस दूरी है, तो दर्पण के सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दर्पण का सूत्र आप लोग पढ़े होगे, 1/F इक्वल होता है 1/V माइनस का प्लस का 1/U। अगर लेंस हो तो माइनस लगता है। तो अब ये देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, ये था दर्पण का, किसके लिए पूछा गया, ये दर्पण के लिए। यहाँ पर ध्यान दो, अगर इसी में आपसे बाई चांस पूछ देता लेंस का फार्मूला, ठीक, तो लेंस के लिए क्या करोगे, इसमें लेंस का होता है 1/F इक्वल 1/V माइनस का 1/U, यानी बीच में आप माइनस का चिन्ह लगा दो तो ये लेंस का बन जाता है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न आ सकता है क्या कि कौन से लेंस का, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों के लिए, यानी कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों के लिए यही फार्मूला होता है। और दर्पण में इसी में हो जाता है बीच में प्लस, और कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों दर्पणों के लिए यही फार्मूला होता है, यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों के लिए दर्पण में प्लस लेंस में माइनस। फिर से ध्यान से सुन लो, दर्पण में प्लस लेंस में माइनस। और ये आपका कब आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2000, यानी इसमें जितने भी प्रश्न फिजिक्स के हैं वो सब एमटीएस 2021 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि, किस फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। इसमें ध्यान से समझो, यानी कि उसके कहने का मतलब है जो कार्य का मात्रक होता है और किसका मात्रक होता है, तो देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये तो हो नहीं सकता। दबाव का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर का भी नहीं हो सकता है जूल। शक्ति किसका मात्रक है, यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति यानी पावर, पावर का मतलब क्या होता है डायोप्टर, इसका क्या होता है डायोप्टर। अब देखो ध्यान से समझो, डायोप्टर का मतलब है जब लेंस की क्षमता पूछा जाए, कंफ्यूज ना होना, जो कुछ लोग सोचने लगे कि गलत हो गया, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अगर वैसे आप शक्ति का मात्रक पूछोगे तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या होता है
वाट। तो अब देखो कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ऊर्जा आपका बचा ऊर्जा का ही मात्रक होता है जूल, यानी कार्य का और ऊर्जा का दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं, जूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला सही। आई होप आप समझ गए होंगे, फिर से समझ लो। बल का मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन अगर लेंस की क्षमता यानी लेंस की पावर यानी लेंस की शक्ति पूछी जाए तो उसका होता है डायोप्टर। अब दबाव तो आप जानते हो, प्रेशर और ऊर्जा हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक जूल। तो कार और ऊर्जा का मात्रक समान होता है और वो भी होता है जूल। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। 5 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। अब देखो कार्बन का शुद्ध रूप कोल तार, कोयला गैस, बेटुमन, ये कोई नहीं होगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, कोक। यानी कोक जो होता है ये एक ऐसा पदार्थ है कि काला भी है, सरंध्र भी है, कठोर भी है, और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप माना जाता है। कौन सा, कोक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लिखा है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड का मतलब होता है ध्वनि की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल यानी अनुकूलानुपाती टू द, फिर लिखा खालिस्तान यानी किसके, ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, आयाम। ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, कहने का मतलब है जो उसकी तीव्रता होती है वो आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो इसका फार्मूला आप पढ़े होगे 12th में, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, यानी जो ध्वनि की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वही आपसे पूछा गया है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब होता है कंपन, प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, यानी आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो पहला लिखा क्यूब रूट, क्यूब रूट तो हो ही नहीं सकता है, क्यूब का मतलब हो गया घन, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल और स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन स्क्वायर, क्योंकि अभी फार्मूला हमने क्या लिखा था, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्क्वायर। क्यूब नहीं करना, क्यूब में घात 3 हो जाती, स्क्वायर रूट में अंडर रूट लग जाएगा, और क्यूब रूट का मतलब होता है कि अंडर रूट के अंदर 3 लिखा होता है, ठीक। आई होप आप ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, लिखा है श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को कहा जाता है। अब देखो वर्ण विक्षेपण, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो प्रकीर्णन क्या होता है इसको भी समझो, अब डिटेल में सभी ऑप्शनों को डिस्कशन करेंगे। देखो जो आपका प्रकीर्णन होता है, ध्यान से समझना, जो आपका प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है वायुमंडल के जो भी वायुमंडल के कण हैं उनको एब्जॉर्ब करके पुनः प्रकाशित करना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछें कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तब आपका आंसर आएगा क्या, प्रकीर्णन के कारण। अब उसका मतलब समझो, प्रकीर्णन वह घटना होती है जो वायुमंडल को एब्जॉर्ब करके पुनः प्रकाशित करती है। उसमें जो आपका नीला कलर है उसका फैलाव सबसे ज्यादा होता है, ध्यान से समझो, नीले कलर का फैलाव सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और वो होता है प्रकीर्णन के कारण। अब अपवर्तन क्या होता है, ठीक, अपवर्तन होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब देखो लाइट चैप्टर जिसको भी अच्छे से पढ़ना है तो इसमें एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक, जिसमें पहला चैप्टर आपका दर्पण है, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के उदाहरण, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक। 6 से 7 वीडियो उसमें पड़े हुए हैं पूरे ऑप्टिक्स के, ध्यान से समझो आप, ऑप्टिक्स के 6 से 7 वीडियो पड़े हुए हैं और उसको लाइव हमने आपको बोर्ड में पढ़ाया। यदि वो आप 6 से 7 वीडियो देख लोगे तो आप यकीन मानो ऑप्टिक्स का आपका 50% टेंशन खत्म हो जाएगी, और ये जो भी ऑप्शन दिया गया ना वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले उसमें आपका मिरर का चैप्टर पढ़ा हुआ है, पूरा मिरर के बारे में, दर्पण क्या होता है, दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, सारी चर्चाएं की गई उसमें, यानी 0 लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ाया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में प्लेलिस्ट में जाइए और ऑप्टिक्स नाम की जो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है उस ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट को सीरियल से देख लीजिए, आपके समझ लो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, ठीक। वर्ण विक्षेपण ही वो घटना होती है जो अपने घटक रंगों में बट जाता है। प्रकीर्णन आपको हमने समझा ही दिया है। परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक जगह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, जैसे वायु से जल, जल से वायु। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन किया, ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि एक प्रकाश किरण वायु से जल में जाती है, ध्यान से सुनना, एक प्रकाश किरण वायु से जल में जाती है, इस स्थिति में आपतन कोण बड़ा होगा या अपवर्तन कोण। अब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होगा,
या अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होगा, या फिर आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताइए। यदि नहीं पता तो ऑप्टिक्स नाम की वो जो सीरीज बनी हुई है उसको आप देखिए, आपका यह भी डाउट खत्म हो जाएगा और इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरा हमने कायदे में डिस्कशन किया है इसका। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा है नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति के खाली स्थान में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम होती है। अब ध्यान दो, यानी नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से जो ध्वनि की गति होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम किसमें होती है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उच्चतम किसमें होती है, एल्यूमिनियम में। ठीक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इथेनॉल ये तीनों गलत है। सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। किसमें, एल्यूमिनियम। कभी कभार ऑप्शन में आपको ऐसे एल भी दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। अब ध्यान से समझो, पहला लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg। ध्यान से समझो, Fg बराबर इसका फार्मूला होता है Gm1m2 और बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो ये संपर्क बल तो हो नहीं सकता, इससे कोई मतलब नहीं, पहला नहीं होगा। ठीक, इसको गलत कर दीजिए। दूसरा लिखा है पेशीय बल, तो इसका पेशीय बल ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा देखो, तीसरा होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जानते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स, जो चुंबक के कारण जो बल लगता है उसको हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। और विद्युत बल आप जानते हो कूलाम के नियम से निकलता है। विद्युत बल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है आपका विद्युत बल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका पेशीय बल। आई होप आप ये भी पॉइंट अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं अगला 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 10 नंबर, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ, क्या लिखा है, एज पर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, फिर लिखा है ब्लैंक खाली स्थान, सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास विथ इट्स सराउंडिंग्स। यानी अपने सराउंडिंग्स का मतलब होता है परिवेश, ध्यान से समझना। यानी अपने परिवेश के अनुसार एनर्जी यानी ऊर्जा, मास यानी द्रव्यमान को कौन सा ऐसा सिस्टम है एज पर थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एनर्जी और मास अपने सराउंडिंग्स यानी परिवेश के अनुसार नहीं बदल सकता। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आइसोलेटेड। यानी आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो अपने परिवेश के अनुसार एनर्जी और मास को नहीं चेंज कर सकता, वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए, आइसोलेटेड। अगला देखिए 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है चाल क्या है। अब ध्यान से समझो, यह इकाई दूरी तय करने पर लगाया जाने वाला बल है। फिर लिखा है यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। फिर लिखा है यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग है। फिर लिखा है यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का त्वरण। अब देखो, सबसे पहले उसने पूछा चाल, तो आपको एक बेसिक फार्मूला याद होगा, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहीं से आप समझ जाओ कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पर जिसमें दूरी आपको मिल जाए वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, लिखा है दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है। यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण कब लगेगा, आवेशों की बात कर रहा है, जब एक पर प्लस एक पर माइनस या पहले पर माइनस दूसरे पर प्लस, तब लगता है हमेशा आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, आकर्षण। और प्रतिकर्षण कब लगता है, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस। इसका हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल देके भी बताया था। ठीक है ना, पिछले लेक्चर का मतलब लेक्चर नंबर 10 जो आपका सीरीज चल रही है एक मैकेनिक्स की, उसमें हमने बताया था कि समान जेंडर है ना, समान जेंडर के हिसाब से आपको समझाया था। तो इसमें लगेगा प्रतिकर्षण। कहने का मतलब जब एक जैसी शक्ल की हो जाए तो प्रतिकर्षण, शक्ल बदल जाए तो आकर्षण। कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू करता है। अब ध्यान से समझो, पहला होता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम होता है धारा का नियम, दूसरा नियम होता है वोल्टता का नियम। उससे आवेश से कोई लेना देना नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा के दिया कूलाम का नियम। तो देखो कूलाम का नियम ही ऐसा नियम है जो दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण। ऐसा क्यों, इसको भी ध्यान से समझो, क्योंकि जो कूलाम का नियम होता है वो होता है F इक्वल 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये होता क्या, इसको भी ध्यान से समझो। यानी कभी हम लोग यहाँ पर मान लो ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक, ये हो गया Q1 और ये Q2 और ये हो गई बीच की दूरी। अब ध्यान से समझो, कभी Q1 आपको प्लस का देगा, Q2 माइनस का देगा,
या कभी कभार क्या करता है दोनों ही माइनस के दे देता है, या कभी क्या करता है दोनों ही प्लस के दे देते हैं। तो ध्यान से समझो, जब दोनों प्लस देगा तब प्रतिकर्षण, जब दोनों माइनस देगा तब प्रतिकर्षण, और एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा आकर्षण। तो वही इसमें आपसे पूछा गया था कि आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों पे नियम लागू होता है, वो कौन सा नियम है, तो आपका हो जाएगा कूलाम का नियम। हमने फार्मूले से भी समझा दिया और क्यों ऐसा होता है वो भी समझा दिया, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से समझो कौन सा कथन गलत है। लिखा है विद्युत आवेश का एक सदिश राशि। अब देखो सदिश के जो हमने ट्रिक बताई है आपको, सदिश की ट्रिक क्या बताए, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। हर एक लेक्चर में हम बता रहे हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप रटना चालू करोगे, अदिश को अलग लिखोगे, सदिश को अलग, कुछ राशियां प्रदिश भी होती हैं, हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे, ज्यादातर हमेशा गलती होगी आपसे। तो वो ट्रिक याद कर लो, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। अब देखो उसमें आपको कहीं आवेश मिला नहीं मिला, और कह रहा है आवेश सदिश राशि है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और गलत ही तो निकालना है, तो ऑप्शन भी इसका यही सही हो गया। फिर से समझो, कुछ लोगों को मन में चला होगा गलत वाला सही। ध्यान से समझो, उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत वाला आपको चुनाव। कह रहा है विद्युत आवेश एक सदिश राशि, जबकि विद्युत आवेश होता है अदिश राशि, तो यही सही हो जाएगा। फिर लिखा है विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो ये तो कथन सही लिखा हुआ है। लिखा है इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक रूप में अवस्थित ऊर्जा चार्ज होते हैं और प्रोटॉन धनात्मक, बिल्कुल बात सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव में चलते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव में, तभी तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹, और जो प्रोटॉन का होता है वो होता है प्लस का ई। ठीक, तो बाकी जो नीचे के 3 दिए गए हैं वो सही है ऑप्शन, और ये वाला आपका सही हो, ये गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि क्वेश्चन ही उल्टा पूछा गया। आई होप आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप ध्यान से समझो, कह रहा है कौन सा कथन सही है। लिखा है बेलन घर्षण सल्फर घर्षण से अधिक होता है, ये तो गलत लिखा है भैया, क्योंकि जो सर्पी घर्षण होता है वो बेलनी घर्षण से अधिक होता है। लेकिन इसने बात बताई उल्टी, कह रहा है जो बेलन घर्षण होता है वो सर्पर घर्षण से अधिक होता है, तो ये तो उल्टा लिखा हो, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ो, लिखा द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी ट्रैग कहते हैं, तो ये बात तो सही है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब एक चीज समझो और ध्यान से, इसके ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं, कह रहा केवल एक सही है, तो पहला तो गलत है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। कह रहा ना तो एक और ना ही दो सही है, कह रहा दोनों सही, दोनों सही नहीं है, यानी दोनों गलत है, तो ऐसा भी नहीं। दूसरा जिसमें कह रहा केवल 2 ऑप्शन सही, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखो यहाँ ऑप्शन कितना घुमा दिया गया, पहले तो उसने 2 कंडीशन दे दी, फिर ऑप्शन अलग बना दिया, और कह रहा कौन सा सही, तो जो केवल दूसरा ऑप्शन सही, यानी द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी ट्रैग कहते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है बेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है। सर्पण घर्षण जो होता है आपका वो ज्यादा होता है इससे। आई होप आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर लिखा है कार्य की एसआई इकाई है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अभी अभी पढ़े थे हम डब्लू का मात्रक यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। अभी एक क्वेश्चन ऊपर मिला था हम लोगों को कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई समान है, तो कार्य का भी मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल, तो वहीं से आगे कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक, डेसिबल होता है ध्वनि का, और पास्कल तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, ठीक, नॉर्मल सा पॉइंट। तो ये देखो कोई भी टॉपिक हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका सही वाला ऑप्शन क्यों सही है, गलत वाले क्यों गलत है, उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। इससे आपकी पढ़ाई में 2 से 3 गुना का सुधार होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।